ठोक दफा। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। नमस्कार, आदाब। हम विशेष गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। जब से हमने होश संभाला है यही सुनते आ रहे हैं। गुरुकुल से शुरू हुई गुरु शिष्य परंपरा आधुनिक स्कूल कॉलेजों तक जारी है, लेकिन बदलते दौर में गुरु और शिष्य का रिश्ता शिक्षक और विद्यार्थी तक सीमित होता जा रहा है। शिष्य किताबी ज्ञान तो ले रहा है, लेकिन ज्यादातर शिक्षक से इसका इतना ही नाता है। यही है हमारा आज का विशेष गुरु बिन। जी हाँ, हमने स्टूडियो में अलग अलग विधा के धनी गुरुओं को आमंत्रित किया है। हम इनसे आपका परिचय कराएंगे और सबसे पहले आपको मिलवाएंगे। जब देश के प्रधानमंत्री स्मार्ट इंडिया की बात करते हैं तो शिक्षकों की भूमिका और भी ज्यादा बढ़ जाती है, ताकि वे अपने अनुभवों से, अपने ज्ञान से स्मार्ट इंडिया के सपने को पूरा करने में मदद कर सकें। पुष्पेंद्र पाल सिंह एक ऐसा ही नाम है जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अलग अलग स्तरों पर काफी अहम भूमिका निभाई। आप माखनलाल विश्वविद्यालय भोपाल में पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष रहे। माध्यम में एक अधिकारी के तौर पर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं हाल ही में इन्हें PRSI में अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति मिली है। PP सर के नाम से प्रचलित पुष्पेंद्र पाल सिंह विद्यार्थियों में काफी लोकप्रिय हैं। इनके साथ जुड़कर पत्रकारिता के विद्यार्थी अपना सौभाग्य मानते हैं। इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हें कई बड़े पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। कि हम पुष्पेंद्र पाल सिंह जी की बात कर रहे हैं। पुष्पेंद्र पाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं हम अपने नए मेहमान की तरफ। सच्चे त्याग और तपस्या की जीती जागती मिसाल है रचना वर्मा, जो पिछले 16 वर्षों से भोपाल के एक जाने माने स्कूल में गणित और साइंस विषय में अपनी सेवाएं दे रही हैं। अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर इन्होंने आसपास के बच्चों को शिक्षा देने का संकल्प लिया। शिक्षा को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए इन्होंने खुद भी अच्छी शिक्षा हासिल की। जीवन साथी का साथ छूटने के बाद मुश्किल घड़ी में इन्होंने खुद को संभाला और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर योग्य बनाया। इनका मानना है कि जीवन की कठिन घड़ियों में जूझने की ताकत हमें शिक्षा से ही मिलती है। इन्होंने नौनिहालों को उनके भविष्य के लिए जो सही राह दिखाई, उससे इनके विद्यार्थी इन्हें अपना गुरु ही नहीं मार्गदर्शक भी मानते हैं। रचना वर्मा अपने सभी स्टूडेंट्स में खासी लोकप्रिय हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगले मेहमान उमाशंकर तिवारी, तबला वादन के एक ऐसे गुरु जिन्होंने इस विधा को न सिर्फ अपने जीवन का अध्याय बनाया, बल्कि अपने विद्यार्थियों को भी इस विधा में भरपूर पारंगत किया। तबले की थाप के सभी गुर सीखने और सिखाने के लिए इन्होंने कई त्याग किए। लोक संगीत में अपनी मां के साथ तबले की संगत करते करते उमाशंकर जी ने संगीत की दुनिया में कदम रखा और जीवन के तमाम उतार चढ़ावों के बीच उमाशंकर मैहर संगीत विश्वविद्यालय से तबला वादन की शिक्षा ली।
पंडित किरण देशपांडे के सानिध्य में रहते हुए तबला वादन की कई बारीकियां सीखी। राष्ट्रीय स्कॉलरशिप मिलने के बाद इन्होंने कई बड़े मंच साझा किए और अपनी कला की छटा बिखेरी और आज भी ये इस विधा के प्रचार प्रसार में तन मन धन से समर्पित हैं। अब हम मिलाते हैं आपको अगले मेहमान से। ये हैं इंटरनेशनल कोच रोशन लाल। बचपन से ही इन्हें बॉक्सिंग का जुनून था। बॉक्सिंग रिंग और पंचिंग बैग के साथ लंबा सफर तय कर इन्होंने खुद बॉक्सिंग सिखाने का फैसला लिया और अपनी इसी रिंग में इन्होंने कई बॉक्सर तैयार कर नेशनल और इंटरनेशनल रिंग में उतारे हैं। ये आइबा 2004 से बॉक्सिंग के कोच हैं। अब तक तकरीबन 1000 बॉक्सर को बॉक्सिंग के 2 पेंच सिखा चुके हैं। यहां से बॉक्सिंग सीखकर इनके कई शागिर्द शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें से 60 लोगों की सरकारी नौकरी लग चुकी है और 6 बॉक्सर खुद ही बॉक्सिंग के कोच बन चुके हैं। इनसे बॉक्सिंग सीखकर इनके शागिर्द 600 मेडल जीत चुके हैं। ये रिंग, ये पंचिंग बैग और बॉक्सिंग के पंच की धमक हमेशा से ही इन्हें लुभाते रहे हैं। अब इस रिंग से अगले ओलंपिक के लिए बॉक्सर तैयार किए जा रहे हैं। तो आपने हर विधा, अलग अलग विधाओं के शिक्षकों से आपका परिचय हुआ। आप देख रहे हैं कि शिक्षक दिवस की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ स्कूल और कॉलेज से जुड़े हुए शैक्षणिक संस्थानों और उनके छात्रों और शिक्षकों की हम बात करते हैं, लेकिन इस बार हमने कुछ अनूठी और अलग कोशिश की है। और पुष्पेन जी, आपसे ही अगर मैं समझूं, इसलिए कि आप एक शिक्षाविद हैं लेकिन इस समय प्रशासनिक कार्य भी कर रहे हैं। मैं अक्सर जब आपसे मिलता हूं तो देखता हूं कि वो बहुत ढेर सारे छात्र और खासतौर से आप पत्रकारिता की शिक्षा आपने दी है इतने ढेर सारे लोगों को, और उनको अभी भी गाइडेंस देते रहते हैं आप वक्त वक्त पर। तो कैसा लगता है आपको? और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये भी किसी गुरु ने ही आपको दिया होगा, तो उन्हें आज आप कैसे याद करना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं आपने समाज से ही वो चीज़ें सीखी होती, क्योंकि आपको जो संस्कार मिले हैं, आपके जो बचपन से आपको जो नैतिक शिक्षा है, आपको जो सामाजिक जो व्यवहारिक ज्ञान है, वो जो प्राप्त हुआ है, कहीं ना कहीं उन्हीं से आपके मन में कुछ चीज़ें जन्म लेती हैं और जिनके आधार पर आप ये तय करते हैं कि मुझे अपना जीवन किस तरह से जीना है या मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे जो भी गुरु मिले और जिनसे मैंने ज्ञान अर्जन किया, निश्चित रूप से वो इतने अच्छे थे, और बल्कि अच्छे क्या मैं कहूँगा कि सर्वश्रेष्ठ थे, जो अपने फील्ड के, अपने क्षेत्र के बड़े जाने माने थे, जो उस समय भी बहुत मन लगाकर बड़े समर्पण भाव से अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे, और आज भी उनमें से कई शिक्षक ऐसे हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। तो मैं इसको सौभाग्य समझता हूं अपना, और उनसे ही मुझे लगा कि जब वो लोग इतना करते हैं, इस तरह से देखते हैं समाज को, इस तरह से अगर विद्यार्थियों को देखते हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं उनकी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी तरह। और शायद कहीं उन्होंने ही ये बीज हमारे दिमाग में डालने की कोशिश की शायद, कि जीवन तो वही है जो आप दूसरों के लिए जीते हैं, जीवन वही है जो आप दूसरों के लिए कुछ करने का जिसमें प्रयास करते हैं। और अगर किसी के जीवन में आप थोड़ा सा भी बदलाव ला सकते हैं, एक सकारात्मक बदलाव, उसको 2 कदम आगे ले जाने में अगर आप छोटा मोटा सहयोग कर सकते हैं, तो जो संतुष्टि आपको जीवन में मिलती है, वो संतुष्टि शायद और किसी काम को करने में आपको नहीं मिल सकती है। तो वो जो एक भाव था, तो उससे लगा कि शायद, और जब आप एक शिक्षक के रूप में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये बड़ी बात होती है कि आपको विद्यार्थियों को तैयार करने का मौका मिलता है, उनको कुछ समझाने का, सिखाने का, पढ़ाने का मौका मिलता है। तो इसलिए मुझे लगा कि शायद शिक्षक रहते हुए अगर हम समाज के लिए कुछ ऐसे लोगों को तैयार कर पाए जो समाज को आगे ले जाने में, देश को आगे ले जाने में, सकारात्मक बदलाव लाने में, एक जिसको हम कहते हैं कि पॉजिटिव एक जो थिंकिंग है उसको डेवलप करने में अगर वो योगदान कर पाए, तो शायद आपका जीवन सार्थक होगा। तो मुझे लगता है कि शायद ये उन्हीं शिक्षकों का
जो योगदान हमारे जीवन में है उसी को आगे बढ़ाने की एक छोटी सी एक विनम्र कोशिश है। कई बार ऐसा लगता है कि शायद हम उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए, कई बार ये भी भाव रहता है, लेकिन लगातार मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि जितना कर सकते हैं उतना तो करने की कोशिश करें। बिल्कुल, आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। आज ये भाव अगर आपको रहता है तो आप समाज में और बहुत लोगों को बहुत ढेर सारा संदेश दे सकते हैं। उमाशंकर जी, मैं ये कह रहा था कि आप संगीत के शिक्षक हैं, बहुत होनहार आपके छात्र हैं, आप भी होनहार छात्र रहे हैं, तभी तो आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो गुरु शिष्य की ये जो परंपरा है, इसको आप कैसे याद करना चाहते हैं? आप गुरु भी हैं और शिष्य भी हैं। मैं नमस्कार करता हूं पहले तो आप सबको जी, और मैं शुभकामनाएं और बधाई दोनों देता हूं न्यूज वर्ल्ड को कि शिक्षक दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिन में आपने शिक्षकों को याद करने का और शिक्षकों के उनके दायित्वों को याद करने का आपने जो ये कार्यक्रम किया है, तो मैं पहले बधाई दूंगा। और आपका सवाल था कि मैं गुरु के रूप में और शिष्य के रूप में किस तरह इस दिवस को देखना चाहता हूं या समझना चाहता हूं। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि कल का जो दिन है, कल आ रहा जो शिक्षक दिवस है, यह हम सबको ऐसा दिन है कि जैसे हम कोई त्योहार को याद करते हैं महीने भर में, साल भर में, ये इस तरह का नहीं है। ये जिंदगी भर का त्योहार होता है, जिंदगी भर के लिए होता है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को एक जीवन देता है। वह एक मार्गदर्शक भर नहीं होता, वो एक जीवन देता है। और हमारे संगीत में तो सारे गुरु एक जैसे होते हैं, पर संगीत में ऐसा रहता है कि बच्चा शून्य होता है, उसको संगीत का कुछ भी पता नहीं होता, फिर वो शुरुआत करता है, करते करते इस लेवल पे पहुंच जाता है कि उसका पूरा परिवार, उसका उदर पोषण, उसका जीवन एकदम बदल देता है, यानी पूरी दिशा ही बदल देता है। तो इस तरह का गुरु होता है। और मेरे जीवन में भी मेरे गुरु पंडित किरण देश पांडे जी, इससे पहले उस्ताद रहमत खां साहब, मैं उन सबको याद करना चाहता हूं। उससे और पहले पंडित शिवशंकर प्रसाद मिश्र, जिन्होंने हमको संगीत के क्षेत्र में उतारा, मेरी माँ स्वयं। तो ऐसा जीवन बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचा है। और आज मेरा जो दायित्व है वो यह है कि मैं अपने गुरु के निर्देशों का, उन्होंने जो हमको शिक्षा दी है, उसको ठीक से, ईमानदारी से हम उन तक परोस सकें और आगे इस विधा को, इस संस्कृति को, संगीत को, जो हमारा कल्चर है, हम पूरे समाज को दे सकें, पूरे देश को दे सकें, यही कामना है। संगीत के अंदाज में कुछ कहना चाहेंगे इस पे? संगीत के अंदाज में निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने एक दो लाइन का गीत सुना था, वो मैं आपको सुना दूं कि यदि कोई आदमी करना चाहे वो कर सकता है। उसमें दो पंक्ति है कि मन का विश्वास ये कहता है, साहस जिसमें भी रहता है, जीवन पथ पे वो थकता नहीं, मंजिल से पहले रुकता नहीं। तो ये मेरी दो पंक्ति है आपके लिए, और कहेंगे तो मैं लास्ट में इसको गा के सुनाऊंगा। बिल्कुल, अगली बार जब हम आएंगे तो ये आप चाहेंगे कि इसे आप गाकर सुनाएं, राग में सुनाएं। अगर आप निर्देश देंगे तो मैं दिलाऊंगा, गा दूंगा। मैं आता हूं लौट के आपके पास, एक बार फिर आऊंगा। थैंक यू। और रचना वर्मा जी, आपसे मैं समझना चाहता हूं, आप अध्यापिका हैं, बहुत ढेर सारे छात्रों से वास्ता पड़ता है, क्या अनुभव है आपका इस तरह से, और अपने दौर के और आज के दौर के छात्र और शिक्षक के रिश्ते, गुरु शिष्य के रिश्तों को कैसे देखते हैं? एक अध्यापक या शिक्षक और जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं, रिश्ता तो वही है, केवल देखने का अंदाज, नजरिया बदल गया है। हमारे समय में शायद हम ज्यादा भावनात्मक रूप से अपने शिक्षकों से जुड़ पाते थे। आज के समय में जो स्थिति है वो ये है कि करने के लिए बहुत कुछ है, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं, और उसमें भी एक नाता अपने बच्चों से जोड़ना वाकई में एक कठिन कार्य है और शिक्षक के लिए एक चुनौती है। तो हर एक बच्चा जिनको भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, हर बच्चा अपने आप में एक अलग है। कोई भी दो बच्चों को हम एक जैसा एक तराजू में तोल नहीं सकते, सबकी जरूरतें अलग हैं। तो ज्ञान तो बहुत सारा है, किताबों में भी है, कंप्यूटर में भी है, सीडीज में भी है, लेकिन उनको किस रूप में उन तक पहुंचाना है, क्योंकि एक शिक्षक ही समझ सकता है कि हमें उस ज्ञान को कहां से शुरू करना है और कहां तक ले जाना है। ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल।
आज का दौर बदल गया है, कुछ ढेर सारी कानूनी बाध्यताएं भी हैं और भी बहुत तरह की चीजें हैं। अभिभावक भी बहुत सशंकित आशंकित रहने लगे हैं। छात्र भी कहीं ना कहीं आपके प्रति एक आशंका से घिरा होता है। आप स्वयं भी इन सारी चीजों, इतनी ढेर सारे उसको पढ़ाने, बेहतर से बेहतर पढ़ाने के दायित्व के साथ साथ उस तरह की बहुत ढेर सारी चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। कैसा लगता है इस तरह? ये क्या व्यवस्था लगती है या लगता है कि ये बेहतर अनुशासन है? नहीं, मैं अगर अपनी बात मैं आपकी बात नहीं, आप एक अध्यापक हैं तो अध्यापकों पूरे एक वर्ग की बात कर रहा हूं। नहीं, वैसे देखा जाए तो जरूर आजकल बहुत प्रेशर है अध्यापकों के ऊपर, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों से बंधे हुए हैं, बहुत सारी चीजों से। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये छात्रों के बेहतरी के लिए ही है, बिल्कुल, क्योंकि जो स्थिति है, जो आज का समय है, उसकी डिमांड वही है, उसकी डिमांड वही है। बिल्कुल। रोशन लाल जी, आप एक अच्छे बॉक्सर हैं, बॉक्सिंग कोच हैं, और आपसे कोई मिलना चाहे तो रोज सुबह मिल सकता है, रोज शाम को मिल सकता है। आप मैदान पर होते हैं और बहुत ढेर सारे लोगों को शिक्षित करते रहते हैं आप, और मेरी काम जैसे लोगों को भी आपने अपने अनुभवों का लाभ दिया है और भी बहुत सी तैयारियां कर रहे हैं। क्या लगता है आने वाला जो ओलंपिक है उसमें मध्य प्रदेश के और आपके अन्य जो छात्र हैं कहां तक पहुंचेंगे? क्या आप क्या उम्मीद करते हैं और ये प्रेरणा क्यों मिली आपको, क्यों लगा कि यही करना चाहिए? सर, पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं न्यूज़ वर्ल्ड का। आप लोगों ने आज शिक्षक दिवस पे हमें आमंत्रित किया है। हमारे साथ और भी अलग अलग क्षेत्र के जो गुरुजन है हमारे साथ में है, और आप सबसे अलग अलग क्षेत्रों में बात करना चाहते हैं कि गुरुओं का क्या क्या रोल है। गुरु का एक बहुत बड़ा रोल है हर क्षेत्र में, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, आपका टेक्निकल क्षेत्र है, स्पोर्ट्स का क्षेत्र है, हर क्षेत्र में अलग अलग। जिस तरह आप बॉक्सिंग में हम देखते हैं कि बॉक्सिंग एक ऐसा टेक्निकली खेल है जिसमें आपको बॉक्सिंग का तो नाम ही सुना है, बॉक्सिंग की एक सिंपल सी परिभाषा है मुक्कों का आदान प्रदान। उस मुक्कों का आदान प्रदान किस तरह से करना है, एक खिलाड़ी उसको टेक्निकली रूप से कैसे अप्लाई करता है और कैसे इम्प्लीमेंट करता है और कैसे डिफेंस करता है, इन चीज़ों के लिए हम जो ट्रेनिंग देते हैं, उसके लिए हम खिलाड़ी को जो तैयार करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। आज हम देख रहे हैं कि ओलंपिक में हमारा जो आने वाला समय है काफ़ी उज्जवल है, और गुरुओं का बहुत बड़ा रोल है। बगैर गुरु के तो ज्ञान नहीं है, सब पहले से जानते हैं सब कि गुरु के बगैर शिष्य कुछ नहीं कर सकता। एक छोटी सी स्टेज से, डिस्ट्रिक्ट से आगे नहीं बढ़ सकता, वो स्टेट लेवल पे नहीं जा सकता जब तक गुरु का उसके साथ एक अच्छा मार्गदर्शन नहीं हो सकता। और अच्छे गुरु को भी आज के डेट में बहुत ज्यादा जो, जैसे जिस तरह से आज के डेट में आजकल जो खिलाड़ी है एक शिक्षक है, तो वो अपने आप को इस तरह से देखता है कि मैं भी अच्छे गुरु से ट्रेनिंग लूं, अच्छे गुरु का रोल तो हर जगह है ही है। जिस तरह से आपने आज शिक्षक दिवस पे गुरु और इस तरह जो होता है, एक गुरु के लिए बहुत बड़ा एक शिक्षक दिवस मनाया जाता देश में। रोशन लाल जी, बहुत से लोगों को आपने प्रशिक्षित किया, बहुत लोगों को आप मार्गदर्शित करते रहते हैं समय समय पर, किन्हें किन्हें किया है और आने वाले समय में क्या संभावना है, आप कैसे देखते हैं? हमने आज तक जो खिलाड़ियों को तैयार किया है, पहले मैंने जो स्टार्टिंग से किया था, मैंने जब कोचिंग गुरु के इसमें आया हूँ 2004 में NIS कोच के रूप में आया हूँ। मैंने पहले स्टार्ट में जूनियर टीम के साथ काम किया इंडिया की, जिसमें ये सब विजेंदर थे, अखिल था, बड़े खिलाड़ी, परमजीत समोता, ये मनोज, ये आज की डेट में ओलंपिक खेल रहे हैं। उसके बाद मैंने सीनियर वुमेन्स टीम के साथ काम किया, जिसमें मैरी कॉम, श्रीता, ये सब इस तरह के खिलाड़ी। उसके बाद मैंने अपने जो खुद के तैयार किए हुए खिलाड़ी हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड चैंपियनशिप आपने सुना होगा, आशा रोका, राहुल पासी, मनीष उइके, इस तरह से भोपाल के बहुत सारे खिलाड़ी आज के इंटरनेशनल पे है। और इसमें हमारे अभी तक के जो 62 खिलाड़ी अभी तक नौकरी में जा चुके हैं हमारे यहीं से TT नगर स्टेडियम से ही, और वो अच्छे लेवल पे है, और कुछ इंस्पेक्टर है और कुछ मिलिट्री में है, इंडियन आर्मी की तरफ से खेलते हैं, रेलवे की तरफ से खेलते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप खिलाड़ियों को, इसलिए कि देश इतना बड़ा देश और खेल से बहुत उम्मीद और अक्सर निराशा होती है? इतना बड़ा देश है कि खेल का एक सही
दिशा में, जिस दिशा में अगर प्लेयर जाए उसी दिशा में वो सही काम करे। अगर खिलाड़ी बॉक्सिंग की दिशा में है तो उसका बॉक्सिंग का एक इतना, उसको बॉक्सिंग की तरफ से जो उसका कमिटमेंट है बॉक्सिंग के लिए, उसको एक ये उसका जो एक गोल है, उसको गोल को उसको निश्चित हासिल करना है। वो चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप है या पे वो अगर वो ओलंपिक खेलना चाहता है, अगर उसके ये निर्धारित कर दिया कि अपने लक्ष्य को निर्धारित कर ले और उसको बेहतर ढंग से करें। बिल्कुल। फारूक शेख, आप पेशे से मोटर मैकेनिक हैं, ढेर सारी गाड़ियां बनाते हैं, गाड़ियों की बहुत ढेर सारी सेहत सुधारते हैं और ऐसे सब चीजों के बीच आप बहुत ढेर सारे लोगों को प्रशिक्षित भी करते हैं। तो किस तरह के लोग इस काम के प्रति, इस पेशे के प्रति आकर्षित होते हैं? कुछ पढ़े लिखे लोग ही हैं या जो पढ़ना लिखना नहीं चाहते वही ये काम करना चाहते हैं? हेलो जी फारूक बोलिए। जी, मैं सबसे पहले तो थैंक्स गॉड को कहता हूं कि जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। अपने उस्ताद को, अपने गुरु को सलाम करना चाहता हूं कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस जगह पे हूं और आज अपने काम के प्रति बिल्कुल जागरूक हूं। और मैं आने वाले जितने बच्चे हैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि वो जागरूक रहें और काम के प्रति दिल लगा के काम करें, मेहनत करें और आगे बढ़ें। और ऑटोमोबाइल फील्ड ऐसा है, इसके अंदर जितनी डीप में जाएंगे उतना कम है। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फील्ड में आएँ और आगे बढ़ें और अपने देश का नाम रोशन करें और लोगों को सेवाएं दें। बस यही मैं चाहता हूं। पुष्पेंद्र सिंह जी, हम एक बार आपको दिखाते हैं कि आपके चाहने वाले, आपके छात्र, आपको जानने वाले क्या कहते हैं आपके बारे में। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टीचर जब मैं यहाँ भोपाल आकर के जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा था तो पुष्पेंद्र पाल सिंह सर थे और मैं उनको, आज आप टीचर्स डे पे बात कर रहे हैं तो मैं एक बात का उल्लेख जरूर करूंगा कि उन्होंने बहुत पत्रकार निकाले हैं जो आपके भारत में दिल्ली से लेकर के दक्षिण में केरला तक उनके शिष्य हैं। और मैं अपील भी करना चाहूंगा कि यार वो शिक्षक के लिए राष्ट्रपति पदक से जरूर सम्मानित होने चाहिए। मैं यहाँ पर जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ माखनलाल से। तो मैंने पीबी सर के अंडर में अभी यहाँ पर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो उनके सपोर्ट से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। मैं किसी प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हूँ, आज इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, तो वो सब उन्हीं की देन है। आपने सुना आपके छात्र कैसे क्या कहते हैं? कहने की तो एक होड़ मची हुई थी, बहुत ढेर सारे लोग आपके बारे में कहना चाहते थे और वक्त की कमी भी है, कार्यक्रम को उतना सीमित रखना है कि लोग उसको सुन सकें, हमसे जुड़ सकें, कुछ संदेश भी जा सके। क्या कहेंगे ये छात्र? यूं ही तो आपकी तारीफ नहीं करते। पुष्पेंद्र पाल सिंह, देखिए निश्चित रूप से बच्चे जो है, मुझे लगता है कि जब आप उनके साथ लंबे समय तक रहते हैं, उनके साथ एक तरह से जब अध्यापन में शामिल होते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया में एक आत्मीय लगाव, एक और जो भावनात्मक लगाव की जो हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं हो ही जाता है। और उस लगाव में मुझे लगता है कि एक जो बड़ा जो महत्वपूर्ण जिसको हम मानते हैं कि जब आप किसी विद्यार्थी के साथ आत्मीय लगाव रखते हैं, उसको कुछ सिखाना चाहते हैं और वो पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ऊर्जा के साथ और पूरे सम्मान के साथ जब वो सीखने का प्रयास करता है तो लगातार ये जो आपके अंदर जो जिम्मेदारी का भाव है, ये जिम्मेदारी का भाव लगातार बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे आपको उसकी ऊर्जा और उसके सीखने की जो उसकी लालसा, ललक है उसके अंदर, उसका आभास होने लगता है तो आपको लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक देने की कोशिश करें और इस पूरी प्रक्रिया में उसको समग्र रूप में समझने का भी अवसर मिलता है। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम किसी विद्यार्थी के साथ क्लासरूम तक का अगर रिश्ता रखते हैं तो शायद हम किसी भी विद्यार्थी को ठीक ढंग से समझने का अवसर ही नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और किसी भी विद्यार्थी के साथ अगर आपको क्लासरूम से बाहर रहने का अवसर मिलता है, उसके साथ बातचीत करने का अवसर मिलता है, उसके साथ समझने का उसको मौका मिलता है, तो आप उसकी कमियों को, उसकी सामर्थ्य को, उसकी ताकत को, सभी को समझते हैं और साथ ही साथ उसके जो पाठ्यक्रम से अतर उसका जो व्यवहारिक जीवन है उसमें जो अच्छाइयां और कमियां हैं उनको भी समझने का आपको पर्याप्त अवसर मिलता है। तो एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका होती है कि आप उसको समग्र
विकास उसका कैसे कर सकते हैं। आप उसके व्यवहारिक जीवन में, उसके सामाजिक जीवन में, उसके चारित्रिक जो उसके गुण हैं उनके विकास में, और उसको ज्ञान जो जिस विषय में, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है उसकी स्किल डेवलपमेंट में आप उसको कैसे मदद कर सकते हैं। तो आपको एक पूरा सोचने का मौका मिलता है, और जब आप उसको ध्यान में रखकर उसके विकास की योजना तैयार करते हैं तो आपको भी संतुष्टि मिलती है। और निश्चित रूप से जब विद्यार्थी को लगता है कि उसके अंदर कोई बदलाव आया है, उसके अंदर कुछ ऐसी सामर्थ्य विकसित हुई है जो शायद पहले नहीं थी, तो कहीं ना कहीं उसका एक शिक्षक के प्रति सम्मान बढ़ता है। और ये मुझे लगता है कि एक ऐसी साइक्लिक प्रोसेस है, एक चक्रीय प्रक्रिया है कि आप जितना किसी विद्यार्थी के प्रति अपना समर्पण दिखाते हैं, विद्यार्थी जितना ज्यादा जिज्ञासा के साथ लेने की कोशिश करता है, तो आपकी एक दोनों के प्रति जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती चली जाती हैं। तो इसको मुझे लगता है कई बार शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल होता है, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसको समझा जा सकता है। शायद इसको बयां करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक आप उसको महसूस नहीं करेंगे, जब तक आप उस प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे, तब तक आप उसके बारे में ठीक ढंग से समझ नहीं सकते हैं। बस यही छात्र यही कहता है बार बार कि बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए बताए। तो बिल्कुल आपसे मैं कार्यक्रम के एक बार फिर आपके पास लौटूंगा, तो आपसे मैं यही समझना चाहूंगा कि वो जो आपने बहुत होनहार पत्रकार दिए हैं इस देश को, बहुत अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, उन्हें आप कोई संदेश देना चाहते हैं, या जो इस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं या इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उनके लिए भी आप क्या कहना चाहते हैं, इस बारे में भी मैं आपसे कुछ समझूंगा। लेकिन फारूक से हमारी बातचीत हो रही थी, बात कुछ अधूरी रह गई थी। फारूक, आपसे मेरा यही सवाल था कि कीट लगे हुए कपड़े, जमीन पर लेट कर काम करना और ऐसा काम करना, आप बड़ी से बड़ी आलीशान गाड़ी व शानदार गाड़ी बनाते हैं, उसमें बैठने वाले लोग भी बहुत आला दर्जे के होते हैं, लेकिन लोग आपके बारे में क्या समझते हैं, या इस काम के बारे में, इस काम को करने वाले क्या सोचते हैं? और पढ़े लिखे लोग आते भी हैं इसमें, या सिर्फ वो लोग जो पढ़ते लिखते नहीं है वही इस काम को करते हैं? करना चाह रहे हैं तो वो ये कहेंगे मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहेंगे। तो इससे ये पता लगता है कि आज के दौर में आज के लड़के क्या चाहते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोमोबाइल के अंदर काफ़ी बड़ा फील्ड है, इसमें काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, आना चाह रहे हैं लड़के, और काफ़ी लड़के मेरे पास भी हैं जो आते हैं, जो कॉलेज अपना खत्म करके 2 घंटे 3 घंटे मेरे पास देते हैं और अपने काम को देते हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों लेके चलें आप, और फ्यूचर में अगर आपको अगर तरक्की करना है तो सबसे पहले कड़ी मेहनत करें अपने काम के प्रति, और अगर आगे बढ़ना है तो काम और एजुकेशन दोनों जरूरी है। आपको एजुकेशन बिना आप इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आज की जो गाड़ी की टेक्नोलॉजी सबसे अलग है। क्या कहते हैं आपके चाहने वाले या आपके शिष्य, या जो आपको नजदीक से जानते हैं? आइए एक बार सुनाते हैं। मैं बीई का स्टूडेंट हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर से, और मैं यहाँ पे आता हूँ प्रैक्टिकल के लिए सीखने के लिए। कुछ बहुत सारे नॉलेज मिल जाती है मुझे। मेरे उस्ताद फारूक मोटर्स कहाँ थे इसमें। मैं तकरीबन 3 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। जो मेरे गुरु फारूक शेख हैं, इन्होंने सऊदी अरब में 10 साल मैकेनिकल का काम किया है और यहाँ पर बहुत बड़ी वर्कशॉप खोली है। मैं इनके यहाँ 2 साल से काम कर रहा हूँ और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैंने मैकेनिकल डिप्लोमा किया है, मैंने ITI गोविंदपुरा से मैकेनिकल डिप्लोमा किया है, और वहाँ से सीखने के बाद यहाँ पर प्रैक्टिकल करने आया हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, ऐसे गुरु आजकल मिलते नहीं है। तिवारी जी, कुछ आप सुनाने वाले थे और फिर कुछ सुनेंगे भी आप, आपके बारे में भी क्या कहते हैं लोग वो भी हम सुनाएंगे, लेकिन अगर आप कुछ राग में कुछ हमें गुनगुना कर सुनाने वाले थे। मैं असल में बेसिक तबला वादक हूं और मैं पंडित किरण देशपांडे जी का शिष्य हूं। आपकी कृपा से सारे देश में अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ बजाया है। तो गाना मेरी विधा नहीं है वैसे, पर लोकगीत मेरी माँ के तरफ से आया था। मैं बघेलखंड क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, आप जानते होंगे, विंध्य क्षेत्र। तो मैं वहाँ का 1-2 लाइन का गीत सुनाता हूँ, मैंने खुद लिखा था। और एक लास्ट में मैं आपको सुनाऊंगा जो हिंदी में गीत है। हाका खेलें रे जेठ के दोपहरी में राजा, हाका खेलें रे, हाका खेलें रे जेठ के दोपहरी में राजा, हाका खेलें रे।
लंबा लंबा बांस कटायो लंबे लंबे पोर हो गईया लंबे लंबे पोर। लंबा लंबा बांस कटायो लंबे लंबे पोर हो गईया लंबे लंबे पोर। और पोल होइगा चोर सकाने, पोल होइगा चोर सकाने, लइगा ताला तोड़। हाका खेले रे जेठ के दोपहरी में राजा, हाका खेले रे। इस तरह का बघेली लोकगीत है, हाका लोकगीत है। और तबला के आपको 2-3 बोल सुना देता हूं, शायद अच्छा लगे। बिल्कुल स्वागत है। तक तरीकड़ धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन घेरे करते ताकि टिकट दे गढ़ान घे दिन ता घंटे टिकट टिकट धा तिद्धा घंटे टिकट धा तिद्धा घंटे टिकट धा तिद्धा दिन दिन दा। इस तरह से बोल होते हैं जी जी। और मेरे गुरुजी पंडित किरण देशपांडे जी की खासियत ये है कि वो फर्रुखाबाद घराने से हैं। हमारे म्यूजिक में कई घराने हैं तबले के, 6 घराने हैं जी। तो फर्रुखाबाद बहुत फेमस घराना है, वहाँ गतें बहुत फेमस है वहाँ की। तो एक गत सुनाता हूँ आपको। धति धागे धिना की ना धति धागे धिना कृतिन नगिन धति धागे धिना कृतकता 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 कृत सॉरी तो कठिन होती है थोड़ी सी वो। धति धागे धिना की ना धति धागे धिना कृतिन नगिन धति धागे धिना कृतकता 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 धति दिगिन धा दिन दिन दा धा दिन दिन था दिन दिन था। इस तरह से बोल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए आपके शिष्य क्या कहते हैं, आपके चाहने वाले आपके बारे में क्या कहते हैं, आइए आपको एक बार सुनाते हैं। पंडित उमाशंकर जी जो हृदय से बहुत कोमल है, जिनकी आवाज़ बहुत कोमल है, जिनके सिखाने का ढंग बहुत कोमल है, और मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं कि मेरे को उन्होंने ये सिखाया। सर के पास सीखने में मतलब एक अपनापन सा लगा मुझे कि मतलब सर जिस तरह से मुझे सिखाते थे, बाकी स्टूडेंट्स को सिखाया है सर ने, पर जो एक रहता है कि कोई अच्छा स्टूडेंट सीख रहा है तो उसको और ज्यादा सिखाते हैं। तो सुना आपके छात्र, आपके शिष्य आपके बारे में क्या कहते हैं। और संगीत के बारे में तो यही है, जिस तरह से आप घरानों की बात करते हैं, सभी जो आपके गुरु हैं, गुरुजन हैं, जो पारंगत हैं इस विधा में, उनके आगे पंडित लगाते हैं। बड़ी गंगा जमुनी तहरीब का भी एहसास कराती है और हमारी एकता में अनेकता का भी ये एहसास कराती है। रचना वर्मा जी, किस तरह से छात्रों की जो आजकल आज के दौर में जो पढ़ाई है, जिस तरह से उनकी पढ़ाई होती है, किताबों तक या किताबों का बस्तों का बोझ बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये सारी चीज़ें, और एक लक्ष्य भी माँ बाप तय कर देते हैं या उनके शिक्षक भी कभी कभी उन पर एक, या शिक्षक ना कहूं तो स्कूल एक अजब सा दबाव बनाता है कि अब उन्हें बनना ही है, इतने अधिक प्रतिशत लाने ही हैं और कुछ ना कुछ बड़ा बन के ही दिखाना है। तो ये जो एक दबाव है, बस्ते का दबाव, पढ़ाई का दबाव और कुछ बन जाने का दबाव, ये कितना घातक है छात्रों के लिए, और ऐसे माँ बाप के लिए भी क्या कहना चाहेंगी आप, और ऐसे संस्थानों के लिए? नहीं, निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छी बात ये उठाई है कि इस समय बच्चों पर और माता पिता अभिभावकों पर बहुत ज्यादा मानसिक दबाव है, बहुत ज्यादा मानसिक प्रेशर है। और अजीब सी बात यह है कि ये प्रेशर मेरे समय में तो जब हम बड़े हो गए थे तब हुआ था, पर अभी तो बच्चा जब बहुत छोटा ही होता है, क्लास 1-2 में ही होता है केवल, तभी से माता पिता के ऊपर, अभिभावकों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। वो बच्चों के ऊपर एक दबाव बनाने लगते हैं कि हम तुम्हें इतने अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, हम इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो उसका उन्हें एक उम्मीद होती है कि हमें इसका अभी से कोई फल देखने को मिले। तो एक ये जो प्रेशर है, ये वाकई में बच्चों के लिए बहुत घातक है, और उसके परिणाम भी हम आजकल देख रहे हैं। हमें आए दिन जो सुनाई देता है कि सुसाइडल टेंडेंसी जो बच्चों में बहुत कम उम्र से जो डेवलप हो गई है अभी, कि 10 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा। और इसके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक पेशेंस माँ बाप को रखना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा एक उम्र के ऊपर एक जैसा परिपक्व नहीं होता। उसे समय देना चाहिए कि ताकि वो अपनी क्षमता को खुद पहचाने। यदि हम ही उसके ऊपर बोझ लाद देंगे कि तुम्हें ये बनना है, यही करके दिखाना है, और हमने ये तुम्हारे लिए तय कर दिया है, तो उसके परिणाम हम देख ही रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है। डिप्रेशन के बच्चे, बहुत कम उम्र के बच्चों को डिप्रेशन, हम देख रहे हैं कि वो ही जाने लगे हैं मनोचिकित्सक के पास, दवाइयां उनकी अभी से शुरू हो गई हैं। तो एक हमें बच्चों को माहौल जो देना है कि वहां
बच्चा खुद से बढ़े आगे और ये समझे कि वो उसका इंटरेस्ट किस में है, और वो माहौल तैयार हमें करना है, अभिभावकों को तैयार करना। तो हम तो फेलिसिटेटर हैं, हम उनके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित न करें, लक्ष्य उन्हें निर्धारित करने दें और हम उसको पूरा करने में उनकी मदद करें। बिल्कुल। आपके विद्यार्थी क्या कहते हैं आपके बारे में, आइए आपको एक बार सुनाते हैं। मैं जब स्कूल में आया था तो मुझे साइंस पढ़ने में बहुत डर लगता था, पर रचना मैम ने मुझे जब से पढ़ाना चालू किया तो मेरा साइंस सब्जेक्ट फेवरेट बन गया। मैं चाहता हूँ कि सारे टीचर्स रचना मैम जैसे ही रहें और वैसे ही बिहेव करें। एंड हैप्पी टीचर्स डे। कैसा लगता है इस तरह का जब बच्चे प्यार देते हैं, आदर देते हैं, स्नेह देते हैं, क्या लगता है सारी दुनिया का सम्मान हासिल हो गया? नहीं, निश्चित तौर पे जब सराहना मिलती है तो वही तो हमारे लिए एक प्रोत्साहन का काम करती है कि हम और करें और अच्छा करें। जब ये छोटे छोटे बच्चे जब आपको 10 साल बाद भी याद रखते हैं, 15 साल बाद भी आपके पास कोई एक चिट्ठी चली आती है कि आपने हमें पढ़ाया था, हम भले ही उन्हें भूल जाएं पर वो हमें याद रखते हैं, तो वो और अच्छा अपनी तरफ से और पूरा हमें 100% देने के लिए प्रेरणादायक होते हैं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। रोशनलाल जी, क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से, किस तरह के लोग आगे आए, खेल के प्रति भी कितना रुझान होना चाहिए, खेल के साथ पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है या खेल के प्रति और अधिक, या खेल की ही अलग से कुछ ऐसी शिक्षा होने लगे जिससे वो जो प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है अपने आने वाले भविष्य को बेहतर करने के लिए, उस पर भी कुछ आप क्या सोचते हैं? सरकार का तो बहुत बड़ा योगदान है। जैसे सरकार के बारे में आपने बताया कि सरकार से क्या अपेक्षा है, सरकार का तो बगैर खेल है ही नहीं है। सरकार अगर फैसिलिटी देती है, जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है, हमारे पास एकेडमी है, तो खिलाड़ियों के लिए जो भी उनको एजुकेशन, उनका जो एजुकेशन का पूरा खर्चा मध्य प्रदेश शासन करवाती है, खिलाड़ियों का उनका रहन सहन सब एकेडमी खोल रखी है गवर्नमेंट ने। वो एक खिलाड़ी के लिए इतना ऊंचे लेवल पर जाने के लिए ये सब सुविधा बेटर है। और जिस तरह से एकेडमी है उसमें खिलाड़ियों के लिए वहीं रहने की सुविधा, वहीं ट्रेनिंग की सुविधा और उनकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, किताबें और सब एक लंच बॉक्स के और पानी की बोतल भी गवर्नमेंट दे रही है। इतनी ज़्यादा उपेक्षा जो करना एक गवर्नमेंट कर रही है, मध्य प्रदेश शासन जो आज की डेट में यहाँ पे खिलाड़ियों के लिए दी जा रही सुविधा, और खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में खिलाड़ियों का अच्छा भविष्य है। और खिलाड़ियों के लिए जो एक मेरा जो मैसेज है कि उनके लिए इस लेवल पे जिन खिलाड़ियों को ये सुविधा मिल रही है, उनको देश के लिए, अपना देश का नाम, अपने गुरुओं का नाम, अपने जिस क्लब के लिए खेल रहा है, जिस एकेडमी के लिए खेल रहे हैं, उसका नाम और ऊंचे लेवल पे ले जाए और देश का झंडा ऊंचा रखे। जिस तरह से खिलाड़ियों पर बहुत दबाव होता है, बहुत सुबह से उठकर देर शाम तक वो सारे लंबी प्रैक्टिस करनी होती है, बहुत तरह का उनका जो अभ्यास है, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करना। तो ये पढ़ाई उनकी, क्या ये जिस तरह की चीजों में उनकी रुचि है, पाठ्यक्रम कुछ उस तरह के उनके लिए तैयार होने चाहिए तो वो और बेहतर अच्छे ढंग से, इसलिए कि आज खेल में है, कल खेल में कितने दिन रहेंगे, किस तरह का अवसर मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, फिर उनका भविष्य क्या होगा, भविष्य अंधकारमय ना हो जाए। तो क्या लगता है पाठ्यक्रम में भी इस तरह की कोई सुधार होने चाहिए उनके लिए, अलग से कुछ खिलाड़ियों के लिए? जैसे आपने बताया कि पाठ्यक्रम में तो बहुत ज़्यादा सुधार होना चाहिए, क्योंकि जो एक खिलाड़ी है उसको बहुत कम समय रहता है स्कूल जाने का। और जैसे मॉर्निंग सेशन में 9 o'clock वो ट्रेनिंग खत्म करता है, उसके बाद वो स्कूल जाता है, उसके कुछ पीरियड छूट जाते हैं, तो उसको सुविधा मिलनी चाहिए कि शिक्षा की तरफ से कि उसको अलग से उसकी पढ़ाई कराई जाए, ताकि वो कुछ नंबर पास मार्किंग ले सके, ताकि आने वाले हमारे पास इस तरह के खिलाड़ी है जो स्कूल नहीं पहुंच सकते और स्कूल में वो सुबह से वो इतना वर्कआउट करते हैं कि स्कूल में उनको नींद आती है, स्कूल में बैठ नहीं सकते। मिड डे सेशन जो उनका ट्रेनिंग रहता है वो उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। फिर इवनिंग सेशन में वो ट्रेनिंग करता है जो होमवर्क उसमें नहीं कर पाता एक खिलाड़ी, तो इसलिए वो पीछे रह जाता है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे स्टूडेंट है जो कि बोलना भी मुश्किल है कि हमारे को उसके कितने % नंबर आए हैं, 35% जो मैट्रिक में। उनके लिए कुछ अलग तरह का पाठ्यक्रम, अलग तरह का माहौल, पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ अलग, और उनकी जो अभिरुचि है जिन चीजों में
उनको उसी तरह की कुछ उनके लिए पाठ्यक्रम शुरू होना चाहिए, शायद आप ऐसा कुछ कह रहे हैं। आपके जो शिष्य हैं वो आपके बारे में क्या कहते हैं, आइए आपको एक बार आपको सुनाते हैं रोशन लाल जी। और हमारे मेरे कोच रोशन सर जो बहुत अच्छी सपोर्ट, एक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग के अलावा जो एक मोटिवेशन होता है वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। वो हमको ट्रेनिंग बहुत अच्छी देते हैं, 3 टाइम ट्रेनिंग होती है हमारे बॉक्सिंग एरिना में, और काफी कुछ अचीव किया मैंने सिर्फ मेरे कोच रोशन लाल के सपोर्ट से। यहाँ पे मैं समर कैंप से आया था, फिर धीरे धीरे सर ने मेरे को तैयार किया, समर कैंप से हॉस्टल मिल गया मेरे को, और धीरे धीरे करके मैं ऊपर आता गया, नेशनल खेला, इंटरनेशनल खेला। हाँ बिल्कुल, ये एक दिन चैंपियन बना के रहेंगे ये। मेरे कोच रोशन सर मुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। अभी तक जो भी मैंने खेला है, जितना भी परफॉर्म किया है, वो सब मेरे सर की वजह से है। रोशन सर की ट्रेनिंग से ही आज मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और इतना अच्छा अचीव किया मैंने। रोशन लाल जी, आपसे एक सवाल, आखिरी सवाल मैं करूंगा। बॉक्सिंग, आप कह रहे थे मुक्कों का आदान प्रदान, बड़ा भारी सा काम है ये आकर्षित भी करता होगा, लेकिन बहुत लोगों को भयभीत भी करता होगा, चोट भी लगती होगी और दर्द तो होता ही होगा, हर बार दर्द होता होगा। कैसे सहन करता है खिलाड़ी, और किस तरह की भावना उसमें होती है जो इस तरह के खेल में वो आता है? खेल ये इस तरह का खेल है कि जिसमें खिलाड़ी अपने विलनेस के साथ इस खेल में आता है, और इस तरह के जो प्लेयर्स है जिनके अंदर अग्रेसिवनेस और एक अटैकिंग पावर, इस तरह से एक अलग अलग एबिलिटी के जो खिलाड़ी होते हैं, कुछ खिलाड़ी इस तरह के होते हैं जो एथलेटिक्स में चले जाते हैं, वो अलग से एफर्ट देते हैं कि हम किसी का सामना नहीं कर सकते। जो इस तरह के जो नेचर के जो स्टूडेंट रहते हैं वो इस खेल में आते हैं और इस खेल को वही आगे ले जाते हैं जिसके अंदर ये सब चीजें एबिलिटी होती है, मोटर एबिलिटीज एक खिलाड़ी के अंदर होती है, जिसके अंदर इंडोरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड और कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, इस तरह से जो जिस स्टूडेंट के अंदर ये सब चीजें हम इनको डेवलप कराते हैं, उसके अंदर कुछ चीजें नेचुरल होती है, तो ये आगे इस तरह से जो प्लेयर आता है वही इन खेलों में आगे बढ़ पाता है। वक्त की कमी है, लेकिन अगर ऐसे मौके में मैं अपने गुरु को याद नहीं करूं तो मुझे लगता है कि शायद कुछ अधूरा रह जाएगा मन में, कुछ ऐसा मन में रह जाएगा कि शायद हम अपने गुरु के ऋण को तो हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन याद तो उन्हें रोज करते हैं। जिस तरह से फारूक अभी बता रहे थे कि कुछ पढ़े लिखे लोग भी आकर्षित होते हैं उनके काम के प्रति, तो जीवन में आपको बहुत से लोगों का सानिध्य मिलता है, बहुत से लोगों का मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन जब मैं पत्रकारिता में आया तो पत्रकारिता, मैं तो कहता हूं एक दुर्घटनावश पत्रकारिता में आ गया मैं, और फिर लेकिन जब आया तो फिर मैंने जी भर कर इसे किया, और अभी भी लगता है कि बहुत कुछ बाकी है। लेकिन जिनकी वजह से मैं आया वो एक बहुत रईस परिवार के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि तुम पत्रकारिता अच्छी कर सकते हो। एक बहुत रईस परिवार के कटनी के व्यक्ति थे, उनके परिवार में कई पेट्रोल पंप थे। लेकिन फारूक, आपको बताना चाहता हूं और इस पेशे में जुड़ने वाले लोगों को भी बताना चाहता हूं कि उन्होंने आईटीआई की और मैकेनिकल से आईटीआई की। बहुत बड़े घर के लड़के थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें एक आईटीआई में पढ़ने भेज दिया और अपने शहर से बाहर शहडोल भेज दिया, और वहां जाकर उन्होंने आईटीआई में पढ़ाई की, और उससे वो बहुत अच्छे ड्राइवर भी बने, अच्छे मैकेनिक भी बने। और संगीत, उमा शंकर जी, उनको इसलिए भी मैं याद कर रहा हूं कि वो संगीत के भी बहुत अच्छे ज्ञाता, और उन्होंने एक बड़ा ऑर्केस्ट्रा बनाया और उसको भी बहुत अच्छे ढंग से वो संचालित करते रहे लंबे समय तक। तो हर व्यक्ति जो है वो चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, जितना बड़ा हो, लेकिन अगर वो छोटे काम को भी अपनाता है, जिसे हम छोटा नहीं कहना चाहिए, उसे भी अपनाता है, तो वो उसमें आगे बढ़ सकता है। और शिक्षकों की अगर मैं बात करूं, अपने गुरुओं की बात करूं, तो पुष्पेंद्र पाल जी, बचपन में जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, या आप भी सब ने आपने अपने गुरुओं को याद किया, जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, तो प्राइमरी और मिडिल स्कूल की शिक्षा यही एक ऐसी चीज होती है जो हमें पूरे जीवन याद रहती है, और उस समय की जो बुनियाद होती है वो हमेशा। तो मेरे एक शिक्षक जो मेरे क्लास टीचर थे, वो मुझसे अक्सर संस्कृत पढ़वाते थे। वो मुझे क्लास में सारे बच्चों के बीच, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ उस स्कूल में जैन स्कूल था, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे पढ़ते थे, और वहाँ वो मुझे
खासतौर से ब्राह्मण और जैन परिवार के बच्चे बहुत अधिक पढ़ते थे, जो संस्कृत शायद ऐसा माना जा सकता है कि वो ज़्यादा बेहतर पढ़ते हो। लेकिन मेरे गुरु मुझे बुलाते थे और संस्कृत का भी त्वमेव माता च पिता त्वमेव भी जो मैं पढ़ रहा था, और इसके साथ साथ संस्कृत के बहुत ढेर सारी चीज़ें, संस्कृत का पाठ वो मुझसे पढ़वाते थे क्लास में, और बाद में अंत में कहते थे कि देखो ये मुल्ला कितना अच्छा पढ़ता है। उनका वो मुल्ला कहना मुझे बहुत प्यारा लगता है, आज भी याद आता है। वो अब दिवंगत हैं, अब दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं जब वो जितने प्यार से मुल्ला कहते थे मुझे बहुत अच्छा लगता था, और शायद यही वो प्यार है। उन्हें लगता था, उनमें मुझे ये हुनर दिखी। मेरे घर का माहौल था, मैं उर्दू अच्छा पढ़ पाता था, अच्छा समझ पाता था, तो उनको लगा कि इसका उच्चारण बहुत अच्छा है, तो वो मुझसे वो पढ़वाते थे, और वही एक चीज़ है जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया। और पुष्पेंद्र पाल सिंह जी, मैं अंत में, इस कार्यक्रम के अंत में ये चाहूँगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जो लोग आते हैं, इसलिए कि पत्रकारिता भी समाज को आईना दिखाने और एक टॉर्च दिखाने जैसा एक काम है, और इसके साथ साथ भी वो सारे लोग जो इसे सिर्फ प्रोफेशन मानकर इस पर आते हैं, बड़े बड़े पैकेज पा जाएं या इस तरह की चीज़ें हों, और इसके साथ भी समाज में अलग अलग तरह की हुनर है, कई तरह के उस्ताद हैं, कई तरह के शिक्षक हैं, तो किस तरह से शिक्षा हमें ग्रहण करनी चाहिए जो हम समाज को भी कुछ दे सकें, अपने परिवार को भी कुछ दे सकें, आपसे ये मैं समझना चाहता हूँ पुष्पेंद्र पाल सिंह। कि मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है हमारा जो एटीट्यूड है, वो महत्वपूर्ण है। अगर हम सकारात्मक हैं, जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि पत्रकारिता में आज बहुत सारे लोग आ रहे हैं और पत्रकारिता की एक नकारात्मक छवि भी समाज में निर्मित हो रही है। मैं विद्यार्थियों से कहता हूं कि देखिए, हम अगर किसी कमी को उजागर कर रहे हैं तो कमी को इसलिए उजागर कर रहे हैं कि हम उसमें सुधार चाहते हैं। जब हम किसी कमी को इस उद्देश्य से सामने लाते हैं कि हम किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का, किसी संगठन का नुकसान करना चाहते हैं, तो शायद ये पत्रकारिता नहीं है। जब हम किसी कमी को इस दृष्टिकोण से लाते हैं कि हम इसमें सुधार की अपेक्षा करते हैं, और तो हमारी भाषा बदल जाती है, हमारे शब्दों का प्रयोग बदल जाता है, हमारे तथ्यों का चयन बदल जाता है। जब हम इस दृष्टि से काम करते हैं कि हमें समाज में बदलाव लाना है, सकारात्मक बदलाव लाना है, तो क्या शिक्षा हमारी हमें इस तरह का संस्कार दे सकती है कि हम कमियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकें, और जब हम सकारात्मक अच्छाइयों को तरफ देखते हैं तो हम वहां लोगों में उत्साह, जोश, उमंग पैदा कर सकें, हम एक ऊर्जा का संचरण कर सकें। और कहीं ना कहीं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या हम समाज में शिक्षा के माध्यम से इंसान को जन्म दे सकते हैं। अगर हम इंसानों को पैदा कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप निकल आएगा। और निश्चित रूप से मुझे आज चूंकि हम आज जिस शिक्षक दिवस की जो हम बात कर रहे हैं और कल हम उसे मनाएंगे, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, तो उनकी एक बात मुझे याद आ रही है कि वो कहा करते थे कि अगर अच्छी शिक्षा समाज में उपलब्ध हो जाए तो बहुत सारी बुराइयों का अंत अपने आप हो जाएगा। तो ये अगर हम समझ पाए शिक्षा में, तो शायद हमारा सबका यहाँ चर्चा करना, बातचीत करना, सारा कुछ सार्थक हो सकता है। सवाल जो मैंने आपसे पहले भी किया था कि कई तरह की हुनर है, कई तरह के उस्ताद हैं, और कई तरह की शिक्षा है, कई तरह के संस्थान हैं, तो लोगों को किस तरह से इस तरफ बढ़ना चाहिए जिससे एक संतुलन बना रहे। रूप से हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको ज्ञान अर्जन की आवश्यकता होती है। फारूक भाई यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने ढंग से लोगों को, देखिए, हम अगर किसी को जीना सिखा सकते हैं और उसको जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनको प्राप्त करने का कोई हुनर सिखा सकते हैं, दोनों शिक्षा की श्रेणी में आता है। लेकिन हम उसमें कितना समर्पण भाव रखते हैं, हम अपने विद्यार्थी में, अपने शिक्षक में, अपने शिष्य में, या जो हमारा शागिर्द है जिसको हम कहें अगर दूसरे रूप में, तो हम उसके अंदर कितना आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं, हम उसके अंदर कितना अनुशासन पैदा कर सकते हैं, हम उसके अंदर कितनी रुचि, कितना इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं कि अपने क्षेत्र में पैदा कर सकते हैं, हम उसके अंदर कितना समर्पण का भाव पैदा कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम किसी भी क्षेत्र में काम करें, हम हुनर को सिखाने की जब बात करते हैं तो हुनर में हम शिक्षा से आगे बढ़ जाते हैं, हम उसको जीने की जो आवश्यकताएं हैं उनको हासिल कैसे करें इसकी तरफ जाते हैं। तो अगर ये गुण हम पैदा कर पाते हैं एक विद्यार्थी के अंदर, तो मुझे लगता है कि शायद यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है और यही समाज के लिए हमारा योगदान भी हो सकता है। पाल सिंह जी आप हमारे साथ जुड़े, उमाशंकर तिवारी आप हमारे साथ जुड़े, रचना वर्मा आप हमारे साथ जुड़ी, रोशन लाल जी आप हमारे साथ जुड़े, फारूक शेख आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो टीचर कह लो, शिक्षक कह लो, गुरु कह लो, उस्ताद कह लो,
लेकिन इनसे कुछ सीखो, इनका आदर करो और इन सबको भी ये समझना होगा कि छात्र क्या चाहता है, शिष्य क्या चाहता है और उसको किस तरह से जिम्मेदार नागरिक बनाना है, उसे एक ऐसा मौका देना है जो वो अपना जीवन बेहतर ढंग से जी सके। तो हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे, जय गुरुदेव। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। न्यूज वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए। कार्यक्रम के प्रायोजक